So today's topic is momentum. In this topic we are going to discuss the second law of motion. हमने फर्स्ट लॉ कल पढ़ चुके थे, सेकेंड लॉ हम इसमें पढ़ेंगे. इसमें क्या है, वी नो डैट, हमें पता है कि जब क्रिकेट बॉल जब बहुत ज़्यादा हैवी होती है हम टेनिस बॉल के कंपैरिजन में, सपोज वी थ्रो अ क्रिकेट बॉल, हम क्रिकेट बॉल को अगर फेंकें और एक दूसरा टेनिस बॉल को फेंकें सेम स्पीड से, तो क्या आपको कुछ अंतर नज़र आएगा? आपको नज़र आएगा कि आपको जो क्रिकेट की जो बॉल है उसे पकड़ने में आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, जबकि टेनिस बॉल को आपको हल्के से फोर्स से हाथ में कैच हो जाती है. ठीक है, वी कंक्लूड दैट, इससे पता चलता है कि फोर्स रिक्वायर्ड, किसी भी बॉडी को फोर्स जितनी चाहिए होती है रोकने के लिए वो किस पे डिपेंडेंट होती है? द फोर्स. किसी बॉडी, चलती हुई बॉडी को अगर रोकना है तो चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? उसके मास पे. नाउ इफ़ वी थ्रो टू क्रिकेट बॉल, दो क्रिकेट बॉल है उनको सेम स्पीड से ना फेंक करके हम अलग अलग स्पीड से फेंकेंगे तो आपको महसूस होगा जिस क्रिकेट बॉल को हम तेज़ स्पीड से फेंकेंगे उसको पकड़ने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. इससे पता चलता है कि फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड होती है, एक तो मास ऑफ अ बॉडी, दूसरा वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई, एक टर्म निकल के आई, मोमेंटम. तो मोमेंटम क्या होती है? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. जब हम किसी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? मोमेंटम. P इज इक्वल्स टू m इंटू वी. यहाँ पे m क्या है? मास, v क्या है? वेलोसिटी, और p क्या है? मोमेंटम. क्लियर है? तो मोमेंटम जो होता है किसी बॉडी को रोकने के लिए जो हमें फोर्स लगानी पड़े उसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं. इट इज़ क्लियर दैट इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, इससे क्लियर हो जाता है कि अगर देखो अगर किसी बॉडी, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम कितना होगा उसका? जीरो, क्योंकि रेस्ट की बॉडी को रोकने के लिए तो जीरो फोर्स लगानी पड़ेगी. लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो उसका मोमेंटम ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि बॉडी का कुछ ना कुछ मास तो होता ही होता है. क्लियर है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट आगे. दस द टोटल मोमेंटम, अब ये इसलिए जो टोटल मोमेंटम ऑफ अ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग इज जीरो बिकॉज देयर वेलोसिटी इज जीरो. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी. मोमेंटम जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. क्यों होती है वेक्टर? क्योंकि इसमें वेलोसिटी मल्टीप्लाई में है. वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है और वो जिसके साथ जुड़ जाएगी तो P इज इक्वल्स टू m इंटू वी. अगर V एक वेक्टर क्वांटिटी है तो P भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी ही होगी. तो इसलिए मोमेंटम भी कैसे क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. ठीक है, अब मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? देखो मोमेंटम में मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई है. मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है kg और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? kg इंटू मीटर पर सेकेंड, जिसको हम शॉर्ट में कभी कभी क्या बोलते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या है मोमेंटम की? मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड. क्लियर है? एवरी मूविंग बॉडी, ध्यान से सुनना, जो भी बॉडी मूविंग होगी उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा ही होगा, चाहे उसका वेट बिल्कुल बहुत माइनर सा क्यों ना हो, लेकिन उसका मोमेंटम होगा ही होगा. अगर हमारा मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, अभी अभी मैंने समझाया. और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब भी मोमेंटम हमारा ज़्यादा होगा. ठीक है, और अगर ये दोनों ही ज़्यादा हो जाएं तब तो मोमेंटम क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा. अब आपने देखा होगा अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स. आपने कराटे प्लेयर्स को देखा है, ये पूरे के पूरे पाइल्स को ब्रेक कर देता है. कैसे कर देता है? एक हाथ से. दिस इज बिकॉज कराटे प्लेयर्स ट्रैक द पाइल्स ऑफ द टाइल्स और द स्लैब ऑफ आइस विद दिस हैंड वेरी वेरी फास्ट. क्योंकि जो पे हाथ मारता है ये बहुत तेज़ स्पीड से मारता है. जब ये ऐसा बहुत तेज़ी से मारता है तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम लगता है हाथ का, किस पे? टाइल्स पे. बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है टाइल्स पे, जिसके वजह से वो एकदम से टूट जाती हैं. दिस एक्सर्ट्स अ वेरी लार्ज फोर्स, जिसके वजह से टाइल्स पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है और वो ब्रेक हो जाती हैं. दो अ क्रिकेट बॉल इज़ नॉट वेरी हैवी बट व्हेन इट इज़ थ्रोन विद अ हाई स्पीड. हालांकि जो क्रिकेट की बॉल होती है बहुत हैवी नहीं होती है, लेकिन जब उसे बहुत तेज़ी स्पीड से फेंकी जाए, बहुत तेज़ स्पीड से
तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मास भले ही कम है लेकिन वेलोसिटी तो ज़्यादा है, और जब वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से कई बार ऐसा होता है जो कैच करने वाला होता है ना बॉल, उसके हाथ से बहुत तेज़ी से चोट लगती है। अगर सपोज क्या है, पास में ही बैट्समैन है, उसने बहुत तेज़ी से शॉट मारा, तो वो बिल्कुल पास से अगर वो कैच करेगा तो उसके हाथ में बहुत तेज़ी से चोट लगती है। इसलिए आपने देखा होगा जो पीछे वो खड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको, विकेट्स के जो पीछे खड़ा रहता है, विकेट कीपर होता है शायद, है ना, तो वो जो पकड़ता है वो हाथ में ग्लव्स पहन के पकड़ता है, क्योंकि वो बैट्समैन के सबसे करीब है। जब सबसे करीब होगा तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी भी वहीं पे होती है। दिस इज़ वाई अ बैट्समैन ऑफन डक्स टू अ बाउंसर। ऑन द अदर हैंड, अ कार और अ बस may not be रनिंग एट अ हाई स्पीड, बट इट्स मास, बिकॉज ऑफ इट्स हाई मास, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। कह रहा है कि अगर कोई कार और बस है, भले ही उसकी बहुत कम स्पीड से चल रही है, 10 मीटर 20 मीटर स्पीड से चल रही है, लेकिन अगर वो किसी भी चीज़ को अगर टक्कर मारेगी तो उस पर बहुत तेज़ी का फोर्स नज़र आएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कार और बस का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मास होने की वजह से क्या होता है कि उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब वो किसी भी बॉडी से टकराएगी तो सारा का सारा मोमेंटम वो उस बॉडी को झेलना पड़ेगा, वो फोर्स झेलना पड़ेगा उस बॉडी को। इसीलिए चाहे भले ही कार बस बहुत धीरे स्पीड से चल रही है और अगर उसके आगे कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी आ जाए तो उसको बहुत तेज़ी से चोट पहुंचती है। क्यों? क्योंकि भले ही वेलोसिटी कम थी लेकिन मास ज़्यादा होने की वजह से मोमेंटम क्या था, बहुत ज़्यादा था। क्लियर है? दिस इज़ बिकॉज द मोमेंटम ऑफ अ व्हीकल रनिंग एट अ हाई स्पीड इज़ वेरी हाई एंड causes a lot of damage to the vehicles and injuries to the। इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा स्पीड कम रखनी चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसे स्पीड कम रखने के लिए? अगर हम स्पीड भी बढ़ा देंगे ना, जब हम स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो होगा क्या, एक तो मास ऑलरेडी कार का बहुत ज़्यादा था या बस का बहुत ज़्यादा, और स्पीड और ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे में अगर वो किसी भी चीज़ से टकराएगी तो उसको बिल्कुल ही तहस नहस कर देगी। ठीक है? इस वजह से यही कारण होता है कि जो कार बहुत तेज़ स्पीड से चल रही होती हैं, अगर उनका एक्सीडेंट होता है तो उसमें इंसान के मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। भले और दूसरा, जो बंदा स्पीड कम करके चला रहा था कार का और अगर उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है तो हल्की फुल्की ही चोट आती है, क्योंकि फोर्स जो लगता है अंदर बैठे हुए इंसान को टकराने के बाद वो बहुत ज़्यादा लगता है जब कार बहुत तेज़ी से चल रही है। In fact, momentum is considered to be a measure of the quantity of a motion। तो खैर ये तो आगे तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल कह रहा है कि मोमेंटम बताओ क्या होगा किसी बॉडी का जिसका मास कितना है 75 kg और वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करो, कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मास इंटू वेलोसिटी कर दो, तो आपका आंसर आके निकल गया कितना, 150 kg मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ये पहला आई थिंक सेकंड पार्ट यहाँ पे एंड होता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड ये वाले क्वेश्चंस आप बनाना है। यहाँ पे न्यूटन का ये जो हमने पढ़ा, ये मोमेंटम पढ़ा। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होता है किसी भी बॉडी का, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सपोज एक बॉडी थी, वो एक फिक्स स्पीड से चल रही थी, सडनली उसने स्पीड अपनी कुछ चेंज कर ली, या तो बढ़ा ली या घटा ली। ठीक है? तो उन दोनों के मोमेंटम को माइनस करो और उसको टाइम से डिवाइड कर दो, जितना टाइम उन्होंने वेलोसिटी को कम ज़्यादा करने में लगा। अब सपोज क्या है, कार चल रही है, मान लो एक कार चल रही है 20, अब उसका कार का मास फिक्स रहेगा, ये तो क्लियर है आपको। ठीक है? कार चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सडनली उसने स्पीड अपनी बढ़ा ली, 40 कर ली। तो अब u जो था, u इंडिकेट करता है क्या, ये जो मैंने हाईलाइट किया, u इंडिकेट करता है आपका क्या, इनिशियल वेलोसिटी, यानी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी। v इंडिकेट करता है क्या, फाइनल वेलोसिटी, जो बाद की वेलोसिटी आई। और t है कि कितना टाइम लगा उसको। अब क्या करा इन्होंने सेकेंड लॉ ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, mv माइनस mu, और टाइम टेकन यानी t, तो mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t। अब ऊपर वाली इक्वेशन में से m कॉमन आ जाएगा, तो m कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे v माइनस यू। तो v माइनस यू बाई टी, ये v माइनस यू बाई जो पूरा ये है, ये किसका ये जो होता है ये किसका फॉर्मूला है, v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला है a का। तो f
इज इक्वल्स टू किसके बराबर निकल के आया, m इंटू ए। तो क्लियर है आपको। तो यहाँ से न्यूटन का सेकेंड लॉ निकल के आया। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि किसी भी बॉडी का जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स एक्सेलरेशन। किन दो चीज़ों के प्रोपोर्शनल होती है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होती है, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है जी। चलो, तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू क्या निकल के आया, मास इंटू एक्सेलरेशन। 10 सेकेंड न्यूटन का सेकेंड लॉ गिव अस अ रिलेशन। तो यहाँ से न्यूटन का सेकेंड लॉ किसके बीच में रिलेशन निकालता है, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन यहाँ से निकलता है। यहाँ से एक्सेलरेशन, अगर हम ये m को नीचे डिवाइड में ले जाऊँ f के, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आता है इस फॉर्मूले से। तो कई बार न्यूमेरिकल्स में कहेगा कि फोर्स निकालो और कई बार न्यूमेरिकल्स में कहेगा कि एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है F/m और फोर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है m इंटू ए। क्लियर है। इट इज़ ऑब्वियस, यहाँ से एक बात क्लियर होती है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यानी यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है, ए और F आमने सामने है। आमने सामने होने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, इस वाले फॉर्मूले में देखो, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका फोर्स लगेगी। या उल्टा मान लो, जितना ज़्यादा आप किसी गाड़ी पे फोर्स लगाओगे पीछे से, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर एक्सेलरेशन लगेगा। यानी कि इसको ऐसा समझिए, कोई गाड़ी रेस्ट पे खड़ी थी, पीछे से किसी ने बहुत तेज़ी से टक्कर मारी, ठीक है, बहुत तेज़ी से फोर्स लगाया, तो उस गाड़ी में क्या होगा, एकदम से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो आगे की साइड बढ़ने, घिसड़ खा के आगे बढ़ जाएगी। तो यानी कि जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। क्लियर है यहाँ से। सिंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल, एक्सेलरेशन विल बी हाफ। यहाँ से अब क्या है, एक्सेलरेशन और मास अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टे हैं। ए ऊपर है, एम नीचे है। इसका मतलब क्या है, अगर आप मास को बढ़ाओगे, किसी गाड़ी का वेट अगर आप बढ़ा दोगे तो उसका एक्सेलरेशन डाउन हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, आपने देखा होगा बड़े बड़े जेबीसी वो चलती हैं मशीनें, जेबीसी मशीन, उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उनके अंदर एक्सेलरेशन जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो बहुत धीरे 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 चलती है। अब आजकल की कार क्या हो गई है, पहले आपने सुना होगा एम्बेसडर कार होती थी जो बहुत हैवी होती थी, उनका मास बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन उनकी स्पीड कम होती थी। क्यों? क्योंकि मास बहुत ज़्यादा होगा अगर, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा डाउन। क्लियर है। अब आजकल की कार क्या हो रही है, बहुत लाइट आ रही हैं, उनका मास बहुत कम होने की वजह से उनका एक्सेलरेशन जो बढ़ा सकते हैं वो एकदम से हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये ही रीज़न है आजकल की कार का डिज़ाइन, लाइट डिज़ाइन करने का, ताकि लोग तेज़ स्पीड से ट्रैवल कर सकें। ठीक है जी। सो मोर एवर सिंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो खैर ये था, तो आई गेस इतना क्लियर है आपको। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूटन्स के एप्लीकेशन, सेकेंड लॉ का कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। क्लियर है।